नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर देखो, कुछ ऐसी वार्तालाप आपको बताई गई है जो कि सेंटेंसेस के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो संवाद करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले साहिल और वैशाली, हम लोग किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दो नाम ले सकते हैं। हमने यहाँ पर जैसे कि अनंजय और वीरेन ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर वाक्य कैसे बने, है ना। आपको पता ही है कि जैसे सबसे पहले वर्ण होते हैं, ठीक है, उसके जो है टुकड़े नहीं किए जाते, फिर उसको मिला करके फिर एक वाक्य जो है वो पूरा तैयार होता है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले बताया कि साहिल आज हम घूमने जाएंगे। तो वैशाली कहती है कहाँ। फिर साहिल कहता है बिरला मंदिर। वैशाली कहती है अरे हमें भी ले चलो, आजकल हमारी छुट्टियां हैं। साहिल कहता है चलो, सबको इकट्ठा कर लो, यदि सब जाना चाहते हैं तो हम उसी तरह कार्यक्रम बनाएंगे। तो वैशाली कहती है आओ आओ, सब इधर आओ, बताओ कौन कौन बिरला मंदिर जाना चाहता है। तो मदन कहता है वैशाली हम सब चलेंगे। तो साहिल कहता है वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। आपने देखा इन बच्चों ने अपनी बात शब्दों को मिलाकर की। जैसे कि यहाँ पर मैंने पढ़ा तो आपने देखा कि जितने भी हिंदी के चिन्ह है, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है, अल्प विराम है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह है ना। तो जितने भी है मैं वहां पर ठहराव दे रही हूँ, है ना। जब हम लोग बोलते हैं तो बोलते समय ही हमें पता लग जाता है कि कहाँ पर पूर्ण विराम आएगा, कहाँ पर अल्प विराम आएगा, कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग वार्तालाप करते हैं, हम संवाद करते हैं, तो हमें उन चीजों से ये आभास हो जाता है कि यहाँ हमें पूर्ण रूप से रुकना है, यहाँ हमें थोड़ा सा रुकना है। विस्मय आदि है तो हम उसको थोड़ा सा आश्चर्य से, है ना, इस प्रकार से कहते हैं। तो आपने देखा इन बच्चों ने अपनी बात शब्दों को मिलाकर की। इनकी बातचीत में प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है। यदि किसी भी वाक्य को इस बातचीत से निकाल दिया जाए तो इस वक्तव्य का कोई अर्थ नहीं रहेगा। वक्तव्य का अर्थ क्या होता है, आपस में जो हम बात कर रहे हैं। बातचीत में शब्दों के सार्थक समूह होते हैं जिन्हें वाक्य का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर पूरी बात में हमारे वाक्य की परिभाषा आ गई कि वाक्य क्या होते हैं। तो जहां पर भी शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक मतलब अर्थ के साथ में हम कोई भी बात बोल रहे हैं, वो अगर उस अर्थहीन है, उनका कोई मीन्स ही नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं निकलता, तो वो क्या है, वो वाक्य राइट नहीं है। कई बार जैसे हम कहते हैं कि कोई आपसे, तो आपका मित्र पूछता है आप क्या कर रहे हो, आपने सिंपल सा जवाब दिया हम खाना खा रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि खा रहे हैं हम खाना, तो ये क्या सार्थक है, नहीं है, है ना। हम सिंपल सी बात बोलेंगे कि हम खाना खा रहे हैं। अगर इसी बात को हम कहेंगे कि हम खा रहे हैं खाना, तो ये थोड़ा सा हमें उल्टा लगता है ना। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा बन गया यहाँ पर कि वाक्य किसे कहते हैं। तो आप क्या कहोगे, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब देखो आगे, वाक्य के अंग। वाक्य के अंग क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने किसी बच्चे का नाम लिया कि ये दुष्यंत सक्सेना है। ठीक है, अब वो दुष्यंत सक्सेना तो हो गया कि ये दुष्यंत सक्सेना है, पर वहां पर यह बात आई कि यहाँ पर क्या चीज है, दुष्यंत सक्सेना, सक्सेना क्यों है, उनका घर कहाँ है, सारी बातें आ जाती हैं। तो वाक्य के अंग देखिए, वाक्य के निम्नलिखित दो अंग होते हैं। प्रश्न बन रहे हैं, साथ के साथ आप प्रश्न भी बनाइए कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो उत्तर मिलेगा कि वाक्य के दो अंग होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेयक। इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण आता है, इसका एक प्रश्न आपके मूल्यांकन में जरूर आएगा। तो सबसे पहले उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोला कि अंकित घर जाता है। तो कौन घर जा रहा है, अंकित घर जा रहा है।
तो यहाँ पर जिसके बारे में कहा गया उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया कि राहुल घर जाता है। अब राहुल घर जाता है तो घर कौन जा रहा है? राहुल जा रहा है, तो इस बात का उद्देश्य जो है वो राहुल बनेगा। ठीक है, इस वाक्य में राहुल के बारे में बताया गया है, अतएव वाक्य में राहुल उद्देश्य है। समझ में आ गया आपको कि उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक है, सेकंड इसका जो होता है और वो होता है विधेय। विधेय में क्या होता है? अब हम विधेय पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। अब हमने एक वाक्य बनाया, हमने एक सेंटेंस बनाया, उस सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो तो हमारा हो गया उद्देश्य। ठीक है, उसके बाद में विधेय क्या होता है? तो वाक्य में उद्देश्य के संबंध में, अपन उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के संबंध में कोई बात कर रहे हैं तो वह कहलाता है विधेय। जैसे हमने ऊपर वाले सेंटेंस में करा था कि उद्देश्य क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है। फिर उसके बाद में बताया गया विधेय क्या होता है। तो विधेय वो होता है जब उद्देश्य के संबंध में कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, राहुल घर जाता है। राहुल कहाँ जाता है? राहुल घर जाता है। तो यहाँ पर विधेय है। अब विधेय क्या है? राहुल तो हमने पहले ही कर लिया था ना, राहुल तो हमने उद्देश्य कर ही लिया था, पर ये कह रहा है कि विधेय क्या है? तो विधेय क्या हो गया? यहाँ घर जाता है। विधेय क्या हो गया? यहाँ पर घर जाता है। तो उद्देश्य और विधेय जो है वो आपको समझ में आ गई बात कि उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो मुख्य है, और विधेय वो होता है जिसके बारे, उसके बारे में, मतलब उद्देश्य के बारे में हम जब बात करते हैं तो वह विधेय कहलाता है। ठीक है, चलो अब आगे हम देखेंगे कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ तो हमने देखा कि वाक्य के अंग कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है। तो कैसे होता है वाक्य का निर्माण? तो वाक्य का निर्माण जो है वो दो आधार पर होता है। कितने आधार पर होता है? दो आधार पर होता है। एक तो होता है हमारा अर्थ के आधार पर, और दूसरा हमारा होता है रचना के आधार पर। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर क्या होता है? अब इसमें कुछ जो है पॉइंट्स है, जैसे हमारा जैसे शरीर है। ठीक है, तो हमारे जो शरीर के अंग है वो अलग अलग होते हैं ना। हाथ होता है, हाथ हुआ, हाथ में क्या चीज आती है? हमारी अंगुलियां, फिंगर्स आती है, हमारा थंब अंगूठा आता है। ठीक है, पैर होता है, पैर की अंगुलियां आती हैं, है ना। तो हर तरीके से अर्थ के आधार पर उसको बांटना पड़ेगा। तो वाक्य का निर्माण, प्रश्न बन रहा है कि वाक्य का निर्माण जो है वो कितने प्रकार से होता है? तो वो दो प्रकार से होता है। पहला हमारा हो गया अर्थ के आधार पर, दूसरा हमारा हो गया रचना के आधार पर। हम पहला पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार में कितने सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर यहाँ आप अपनी कॉपी पेन साथ में रखोगे और आप साथ साथ लिखते जाओगे तो आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि लिखने पर हमें ज्यादा याद होता है ना। तो जैसे देखो, अर्थ के आधार पर पहला है विधानवाचक। सबसे पहले हमारा विधानवाचक, दूसरा आज्ञावाचक, तीसरा निषेधवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा इच्छावाचक और छठा विस्मयवाचक। ठीक है, तो देखो पहले हम करेंगे विधानवाचक। विधान का मतलब क्या होता है? विधान का मतलब होता है किसी कार्य को पर्टिकुलर तरीके से उसको करना, मतलब हम करते ही हैं, जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये हमारा क्या है? विधान है ना। जब कोई सिंपल बात हो, कोई सरल वाक्य हो, वहां विधान होता है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, तो आप सबको पता है ना कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से ही निकलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये विधान है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो ये भी हो गया हमारा विधानवाचक। तो विधानवाचक का मतलब क्या हुआ? जब कोई सीधा और सरल वाक्य जो होता है। सेकंड देखो आज्ञावाचक। आज्ञावाचक जब आज्ञा दी जाए, आप जब नाम को अच्छे से, इनके अर्थों के नाम को ही पढ़ लोगे ना तो आपको डेफिनेशन आराम से आ जाएगी। आज्ञावाचक जब आज्ञा दी जाए, जैसे जल्दी पढ़ने बैठो,
बाहर जाओ, इधर आओ, ये सब क्या होते हैं? आज्ञावाचक। ठीक है, जैसे मेरे लिए पानी लाओ, अच्छा अभी बैठ जाओ, तो ये सब क्या है? आज्ञावाचक है। थर्ड होता है निषेधवाचक। आपने कहीं जगह पे देखा होगा, जब सड़क निर्माण हो रहा होता है, कोई काम हो रहा होता है, तो वहां पर लिखते हैं कि आगे रास्ता बंद है ना, जाना मतलब निषेध है। निषेध का मतलब होता है मना। जिस वाक्य में न, नहीं, मत का प्रयोग हो, वहां पर निषेध। निषेध का अर्थ होता है मना करना, ना करना। जैसे फूल मत तोड़ो, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, दिनेश माता जी को तंग मत करना। तो ये सब क्या हो गए? मना करना, निषेधवाचक। 4 नंबर हमारा आता है प्रश्नवाचक। जब किसी से प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर क्या होता है? प्रश्नवाचक। मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब आप इनके नाम पढ़ोगे तो आप नाम से ही समझ जाओगे। ठीक है, तो प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में क्या होता है? क्वेश्चन। जब किसी से हम प्रश्न पूछते हैं तो वो हमारा क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। जब किसी से प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों रो रहे हो, दरवाजे पर कौन आया है, तो ये सब क्या हो गए? ये प्रश्नवाचक हो गए। फिर है इच्छावाचक। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है कि जब कोई अपनी इच्छा बताते हैं, जैसे बच्चे कहते हैं आज मुझे किटकैट खानी है, तो ये क्या हुई? उनकी इच्छा हुई। अभी बच्चे कहते हैं आज तो मुझे भी बर्गर खाना है, तो क्या हुआ? ये भी इच्छा हुई। तो सब अपनी अपनी इच्छा बता सकते हैं। तो जब कोई अपनी इच्छा बताए, जैसे तुम्हारी आयु लंबी हो, सदा सुखी रहो, तो ये हमारी क्या हुई? मनोकामना करना, है ना। कभी आपने जो शादी के इनविटेशन कार्ड होते हैं उस पे भी लिखा होता है चिरंजीव, तो ये सब क्या होते हैं? इच्छावाचक होते हैं। ठीक है, 6 नंबर पे देखो विस्मयवाचक। विस्मयवाचक क्या होते हैं? आपको पता ही है, जब कोई हैरानी होती है किसी बात की, कोई दुख होता है, किसी चीज में घृणा होती है, कोई चीज की प्रसन्नता होती है, या कोई बात कही जाती है, वो सब होती है। जैसे छी छी कितना गंदा है, तो ये क्या हुआ? विस्मयवाचक हो गया। ओहो ऐसा हुआ, तो ओहो हो गया। वाह क्या सुंदर लग रहा है, तो ये सब क्या हुई? क्या सुंदर चित्र बना रहा है, हाय राम ये क्या हो गया। तो इन सब में क्या हुआ? हमें आश्चर्य, शोक, दुख, घृणा ये सब होती है। तो ये हो गया हमारा विस्मयवाचक। ठीक है, उसके बाद में 7 नंबर पे देखो संकेतवाचक। जब किसी और इशारा करके बात कही जाए, जैसे अगर मेरे साथ चलना है तो जल्दी तैयार हो जाओ, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, जैसे ही बादल घिरे वर्षा होने लगी। यहाँ पर संकेतवाचक में आपको ये ध्यान रखना होता है कि क्या संकेतवाचक क्या होता है? मतलब किसी बात का किसी के साथ में रिलेशन होता है ना, वो रिलेटेड होती है एक बात दूसरे बात से। जैसे कि अगर वर्षा होगी तो ही फसल अच्छी होगी, तो फसल अच्छी होगी, है ना। और जैसे ही बादल घिरे वर्षा होने लगी, तो संकेत क्या हो गया कि काले काले बादल आते हैं, है ना, और घुमड़ घुमड़ के बादल बोलते हैं, तो हम क्या कहते हैं? आज तो जोरदार बारिश आने वाली है। देखते हो ना आप कई बार कि बादल काले काले हो जाते हैं और वो घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब हम बता सकते हैं कि अब बारिश होने वाली है, तो ये संकेत हो गया। ओके, अब 8 नंबर पे लास्ट देखो संदेहवाचक। संदेह का मतलब क्या होता है? किसी बात में कंफ्यूजन, भ्रम होना, वो संदेह होता है। जब किसी बात का संदेह या भ्रम हो, जैसे शायद आज वर्षा हो, संभवतः आज पिताजी आ जाएंगे, शायद माँ चल पड़ी होगी, तो इस प्रकार से जो है वो संदेह होता है, जिसमें शायद लगाया जाता है, संभवतः लगाया जाता है, वो संदेहवाचक जो है होता है। तो रचना के आधार पर हम अपने अगले अध्याय में करेंगे। आज हम एक बार इसका दोबारा से जो है रिवीजन कर लेते हैं, आप लोगों को समझ में आया तो प्रश्न आप साथ में बना करके चलेंगे, ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर जब आप याद करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले एक प्रश्न बनता है कि वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। फिर सेकंड प्रश्न बनता है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो आप लोग बताओगे कि वाक्य के निम्नलिखित 2 अंग होते हैं, तो पहले उनके नाम बताइए। तो पहला उद्देश्य और विधेय। जितना आज मैं पढ़ा रही हूँ आप स्वयं से इनके प्रश्न बनाइए और प्रश्न कीजिए, तो आपको प्रश्न उत्तर आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो उद्देश्य और विधेय। फिर वाक्य का निर्माण कितने प्रकार से होता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? वाक्य का निर्माण 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से होते हैं प्रकार? पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर।
उसके बाद में प्रश्न बनता है कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो आप लोग पहले नाम याद कीजिए, उसके बाद में इनके एग्जाम्पल और परिभाषा याद कीजिए। तो पहला देखो विधानवाचक, दूसरा आज्ञावाचक, तीसरा निषेधवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठा विस्मयवाचक और सातवां कौन सा हुआ, संकेतवाचक, आठवां संदेहवाचक। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कल जब हम अगली क्लास में आएंगे तो हम लोग रचना के आधार पर जो है इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे।